आपकी है न्यूज़ इनसाइडर, मैंने सुना ये एनसी की बी टीम है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह आप नहीं होंगे। एलिगेशंस आ रही है पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा की एक टीम है। बोल कौन रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस? वो क्या थे? शेख साहब से लेकर आज तक वो कौन सा फर्द है, कौन सी पार्टी है जिस पर एनसी ने इल्जाम नहीं लगाया? गिलानी साहब बोला ये आईबी, पहले 70s की बात कर रहा हूँ, शेख साहब बोलते थे कि ये तो एजेंसीज ने बनाया। मकबूल भट्ट बोला ये भी आईबी, ये भी एजेंसीज का आदमी। फिर माफाया बोला ये भी एजेंसीज ने बनाया। मेरा फादर आया बोला ये भी एजेंसीज का आदमी है। जिन जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाए उनने अपनी पूरी उम्र जेल में निकाली। ये लोग अगर सर्टिफिकेट दें तो मुझे लगता है उसमें तो मुझे भी शर्म आती है जवाब देते हुए, शायद पूछने में भी आप मान लीजिए। यासीन मलिक डिजर्व्स अ फेयर ट्रायल। जो जस्टिस है, जस्टिस एक वन साइडेड अफेयर नहीं हो सकती। जहाँ तक महबूबा जी का सवाल है, इसमें आप एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन कर रही है जिससे मोस्ट लाइकली यासीन मलिक को फिर सजा लग सकती है। यासीन मलिक को ही नहीं सजा लग सकती, 4 और इंसान हैं जो अब 60 प्लस हो गए हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, आप कहते हैं मिलिटेंट से बात करें, सईद सलाहुद्दीन से बात करें, और दूसरी तरफ से आप जाकर एक ऐसी अमल करते हैं जिससे उसी यासीन मलिक को फिर सजा लग सकती है। जिन लोगों को गोलियों से मारा गया है, माफी मैं नहीं दे सकता हूँ, माफी उनके लवाकिन दे सकते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है सजाद गनी लोन साहब जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं। जो भी आजकल वादी में हालात है इन सब से उस सब के बारे में हम आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। खुश आमदीद है। अब हमें बताया कि जब यासीन मलिक जो है उनकी लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई तो महबूबा मुफ्ती का बयान आता है कि अगर जो कोर्ट है उनको एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहिए इस सब के बारे में। लेकिन जब उनकी बहन रुबैया सईद को ले जाते हैं वहाँ पर तो उसके बाद उनका बयान ये आ जाता है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया एज़ पर लॉ। आप इस सबको किस तरीके से दिए जहाँ पर उन्होंने बयान तो 2 दिए हैं लेकिन अलग अलग? देखिए, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि यासीन मलिक साहब का अपना मौक़िफ़ क्या है, वो क्या चाहते हैं, हमें उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यासीन मलिक डिजर्व्स अ फेयर ट्रायल। जो जस्टिस है, जस्टिस एक वन साइडेड अफेयर नहीं हो सकती है कि वो बोलते हैं जी मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा तो आप बोल जाएं ठीक है जी उसको आप सज़ा दे दें। जहाँ तक महबूबा जी का सवाल है, हालांकि मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के पर्सनल मामलात में हमें दखल देना चाहिए, लेकिन ये कौमी मामला है। इसमें आप एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन कर रही है जिससे मोस्ट लाइकली यासीन मलिक को फिर सजा लग सकती है। यासीन मलिक को ही नहीं सजा लग सकती, 4 और इंसान हैं जो अब 60 प्लस हो गए हैं, अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हुए, उनको भी सजा लग सकती है। एक तरफ से आप रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, एक तरफ से आप डायलॉग की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, आप कहते हैं मिलिटेंट से बात करें, सईद सलाहुद्दीन से बात करें, और दूसरी तरफ से आप जाकर एक ऐसी अमल करते हैं जिससे उसी यासीन मलिक को फिर सजा लग सकती है। मुझे लगता है कि she should choose one. You cannot. These are 2 incompatible things. Either you identify and indict Yasin, or you advocate for reconciliation. दोनों नहीं हो सकती है। तो I think जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि अब कुछ सच बोला जाए और एक पक्ष रखा जाए। देखो जी मैं इंडाइटमेंट के हक में हूँ, या देखो जी मैं रिकंसिलिएशन के हक में हूँ। इंडाइटमेंट किसी को किसी केस में जुर्मवार ठहराना, फिर उसको सजा दिलवाना, ये अलग अमल है, और रिकंसिलिएशन डायलॉग एक अलग अमल का। ये दोनों अपोजिट हैं। यू कैन नॉट बी विद बोथ। या आप इसके साथ हैं या इसके साथ हैं। जब आप आपने आइडेंटिफाई करवा दिया, उसकी जो सजा की एक वो बेस बना दी, अब चुप करिए, अब मत बोलिए कि हमें रिकंसिलिएशन करना चाहिए, बाकियों को बोलने दीजिए, वरना डायलॉग और रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो गंदा हो जाता है। जब वो लोग जो खुद इंडाइट करवाते हैं फिर डायलॉग की भी बात करते हैं तो उसकी भी जो सैंक्टिटी है वो भी इरोड हो जाती है। उसके बाद ही आपका ट्वीट आ जाता है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। आप उस सब के बारे में क्या कहेंगे? मैंने जो बताया इतना और क्या बोलूँगा। आप हमें बताएं, जब भी आप कोई जलसा करते हैं आप एनसी को बोलते हैं, जितने भी यहाँ जितने भी लीडर्स हैं वो 70 साल गिन रहे हैं कि 70 साल में एनसी ने क्या किया। आपने भी पीएचडी में एज अ स्पोक्स पर्सन जो है वहाँ पे ज्वाइन किया था, तब आपको ख्याल नहीं रहा कि एनसी ने क्या किया था तो आपने ज्वाइन किया? नहीं, बिल्कुल तब भी ख्याल था, लेकिन कौमी मामलात में वी कुड फॉरगेट ऑल दिस। हमने बोला कि मैं सारे अपने बयान वापस लेता हूँ, लेकिन उसके बाद जब हमने डीडीसी देखा या बाकी चीजें देखी अंदर कि नहीं ये तो वही है जहां थे, तो मैं बाहर आया, राइट। और दूसरी बात यह है, मुझे याद रहा या नहीं रहा वो अलग बात है। जिन लोगों को गोलियों से मारा गया है, माफी मैं नहीं दे सकता हूं, माफी उनके लवाकिन दे सकते हैं।
मैं बात करूं एनसी के बारे में या पीडीपी के बारे में या बीजेपी के बारे में या ना कहूं, जिनको इससे असर पड़ा है, जो कब्रों में बैठे हैं, उनके लवाकिन माफी दे सकते हैं। आप और मैं माफी नहीं दे सकते। लोगों की बात करें या अगर हम लीडर्स की बात करें, एलिगेशंस आ रही है पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा की एक टीम है। आप उस सबको कैसे देखते, क्योंकि इलेक्शंस तो कभी ना कभी होंगे, आप भी इलेक्शंस में उतरेंगे कभी ना कभी, तब आप लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे जबकि आज से ही जो है अफवाह ये आ रही है कि आप भी एक भाजपा की टीम में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी है न्यूज़ इनसाइडर, मैंने सुना है ये एनसी की पी टीम है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह आप नहीं होंगे, राइट? तो बोल कौन रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो क्या थे? उमर अब्दुल्ला साहब उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे। बोल कौन रहा है? पीडीपी। 47 के बाद पहला जो चीफ मिनिस्टर बीजेपी सपोर्ट से, वो मुफ्ती साहब थे। दूसरी चीफ मिनिस्टर महबूबा जी थी। अब लोगों को डिसाइड करना है, ये तो आपने नहीं डिसाइड करना है, लोगों ने डिसाइड करना है सच क्या है और झूठ क्या है। ये जो लोग आज यहाँ आए थे, जो आपने देखे, वो बिलीव करते हैं कि नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये 55 साल पुरानी पार्टी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, शेख साहब से लेकर आज तक वो कौन सा फर्द है, कौन सी पार्टी है जिस पर एनसी ने इल्जाम नहीं लगाया? गिलानी साहब बोला ये आईबी, पहले 70s की बात कर रहा हूँ, शेख साहब बोलते थे कि ये तो एजेंसीज ने बनाया है। मकबूल भट्ट बोला ये भी आईबी, ये भी एजेंसीज का आदमी है। फिर मफ आया, बोला ये भी एजेंसीज ने बनाया। मेरा फादर आया, बोला ये भी एजेंसीज का आदमी है। जिन जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाए, उनने अपनी पूरी उम्र जेल में निकाली। सब उधर ही, आधे जेल में मर गए, आधे बाहर आके मर गए, आधे अभी तक जेल में है। इसलिए बेटा, जब आप सवाल पूछते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखा करें। सजाद लोन पहला आदमी नहीं है जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो नया आदमी आया उस पर उन्होंने इल्जाम लगाया। शेख साहब पहली पीढ़ी थी, फिर फारूक साहब और फिर उमर अब्दुल्ला साहब। 3 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये हर एक पर इल्जाम लगा रहे हैं। और ये देखिए कि जिन पर ये इल्जाम लगा रहे थे वो बेचारे कहाँ थे? वो तो जेलों में थे। और ये कहाँ थे? ये इक़्तिदार में थे। तो मेरे से सवाल करने से पहले जो हम पर उंगली उठाता है, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करती तो उनसे पूछती कि आप तो गिलानी साहब के बारे में भी यही बोलते थे, लेकिन उसने तो 30 साल जेल में निकाले। आप तो शबीर शाह के बारे में ये बोलते थे, वो तो पिछले 35 साल से जेल में। आपको ये भी बता दूं कि जो जैसे शबीर शाह साहब थे, एक टाइम था 89 से पहले तो सिर्फ वो एक होते थे जो ये सेपरेटिज्म की बात करते थे। तो जब भी उसको पकड़ते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में, तो वो उस पर सेसेशनिज्म का एफआईआर नहीं काटते थे कि भाई जेब कुतरा है, इसने किसी का जेब काटा है। तो ये लोग अगर सर्टिफिकेट दें तो मुझे लगता है उसमें तो मुझे भी शर्म आती है जवाब देते हुए, शायद पूछने में भी आपको आनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब। फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।